अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। माय नेम इज अकबर, फार्मेसी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, फार्माकोलॉजी से न्यू ड्रग डेवलपमेंट, यानी नई दवा बनाना, नए ड्रग को डेवलप करना। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कौन से फेजेस होते हैं, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी अप्रूवल करती है, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो में। जैसे प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, इन विट्रो होता है, इन वीवो होता है, फिर उसके बाद आईएनडी अप्रूवल के लिए हम डाटा सबमिट करते हैं, फिर उसके बाद जो है क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। क्लिनिकल ट्रायल जैसे ह्यूमन पे करते हैं, ह्यूमन टेस्टिंग करते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। 3 के बाद अप्रूवल मिल जाता है, फिर मार्केट में ड्रग लॉन्च हो जाती है। मार्केट में ड्रग लॉन्च होने के बाद जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, डी फार्म, बी फार्म, जी पैड, नाइपर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल पाए। हर वो ड्रग जो आप लेते हो डायरेक्ट मार्केट में नहीं आती, उसके पीछे 10 से 15 सालों की मेहनत होती है। और अगर वो ड्रग अगर इंडिया में लॉन्च कर रहे हो तो उसको 800 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए तक कास्ट आता है। और यही ड्रग अगर अमेरिका जैसे कंट्री में लॉन्च कर रहे हो तो इसका जो कास्ट आता है 1 बिलियन टू 2 बिलियन डॉलर आता है। सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि 5,000 ड्रग में से सिर्फ एक ड्रग मार्केट तक पहुंच पाती है। हजारों लोगों पे ट्रायल होता है। सोचो कितना टेस्टिंग, कितना रिस्क और कितना लोगों पे ट्रायल होता है, तब जाकर के अप्रूवल मिलता है, फिर उसके बाद मार्केट में आती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसमें जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी होती है सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में है, और जो इसका हेड होता है डीसीजीआई होता है, डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है। और उनके अंडर में जो आता है अप्रूवल, ड्रग का अप्रूवल करना, मॉनिटरिंग करना, आईएनडी को मॉनिटरिंग करना, न्यू ड्रग एप्लीकेशन को मॉनिटरिंग करना, और जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मॉनिटरिंग करना उनके अंडर में आता है। फिर हम एक एक करके जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप न्यू ड्रग डेवलपमेंट होता है क्या। न्यू ड्रग डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म साइंटिफिक प्रोसेस होती है, जिसमें एक नई ड्रग को डिस्कवर किया जाता है, ट्रायल किया जाता है और उसको अप्रूवल दिया जाता है, ताकि वो सेफ रहे, इफेक्टिव रहे पेशेंट के लिए। और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। हमने पहले भी बता चुका, हमारे इंडिया में अगर हम लॉन्च करते हैं 10 से 15 साल मिनिमम लगता है, इससे ज्यादा भी 20-20 साल भी लग सकते हैं। और जो कॉस्ट आता है 15,000 करोड़ रुपए कॉस्ट आता है हमारे इंडिया में लॉन्च करने में। यही चीज अमेरिका जैसे और यूएसए जैसे कंट्री में आप लॉन्च कर रहे हैं तो इसका जो आता है कम से कम 1 बिलियन टू 2 बिलियन डॉलर खर्च होता है। वहां इतना क्यों खर्च होता है, हमारे यहाँ कम क्यों होता है? वहां का कास्ट जो है, लेबर कास्ट ज्यादा है, वहां के एडवांस लेबोरेटरी है। हमारे यहाँ कास्ट लेबर चार्ज कम है, एडवांस लेबोरेटरी नहीं है, तो इसलिए वहां का कास्ट जो है बढ़ जाता है। और वहां का जो रेगुलेटरी बॉडी होती है उसको कहते हैं यूएसएफडीए, यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो रेगुलेट करती है। तो चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है। सबसे पहले जो आता है हमारा लैब टेस्टिंग स्टार्ट होता है। लैब टेस्टिंग में हजारों कंपाउंड को साइंटिस्ट लोग उठाते हैं और डिजीज पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक पे करते हैं, दो पे करते हैं, ऐसे करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जिस डिजीज पे इफेक्टिव देखें उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देते हैं, और अगर इफेक्टिव नहीं रहा तो वहां से रिजेक्ट कर देते हैं। तो दूसरा जो स्टेप आता है, हम डायरेक्ट एनिमल्स पे भी नहीं करते हैं, क्योंकि एनिमल्स एक्ट होता है, एनिमल्स क्रुएल्टी एक्ट होता है 1916। किसी को अननेसेसरी हम पेन नहीं कर सकते, पेन नहीं दे सकते, पेन नहीं कर सकते। अगर हम पेन देते हैं उसको अननेसेसरी एनिमल्स को, उसका पनिशमेंट उठाना पड़ेगा। तो इसलिए उसके पहले सेल पे करते हैं। जैसे एनिमल्स उठाए उसके सेल पे हम सेल पे करते हैं, उसका टॉक्सिसिटी पे देखते हैं और इफेक्टिव देखते हैं। इफेक्टिव देखते हैं मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और टॉक्सिसिटी ये देखते हैं कि सेल तो डैमेज नहीं कर रही है, कहीं सेल तो डैमेज नहीं कर रही है। तो अगर यहाँ तक का सब सही रहा तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए फिर उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करते हैं, यानी कि एनिमल्स पे करते हैं।
एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं लैब टेस्टिंग में, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे माइस होते हैं, रैट्स होते हैं, गुनिया पिग होते हैं, जेब्रा फिश होते हैं, मंकी होते हैं, रैबिट होते हैं। इसमें कुछ सिमिलरिटी पाई जाती है, हमारे बॉडी के ऑर्गन और भी सिमिलरिटी देखते हैं साइंटिस्ट लोग, और सिमिलरिटी पाई जाती है। जैसे रैबिट को जो टेस्टिंग में लेते हैं आई की प्रिपरेशन में उसको लेते हैं, क्योंकि हमारी सिमिलरिटी आई से उसकी मिलती जुलती है। जैसे ब्रेन की कोई ड्रग बना रहे हैं, ब्रेन की ड्रग बना रहे हैं तो रिसस मंकी को लेते हैं, या वैक्सीनेशन वगैरह बनाते हैं तो मंकी को लेते हैं। इसलिए मंकी को लेते हैं कि अप्रॉक्स 95 से 98% सिमिलरिटी हमारे ब्रेन से उसकी ब्रेन में मिलता जुलता है, इसलिए हम मंकी को लेते हैं। उसके अलावा जैसे रैट और माइस में क्या डिफरेंस होता है, रैट जो होता है बल्क में होता है 250 ग्राम से 500 ग्राम तक होता है, और माइस जो होता है 20 ग्राम से 40 ग्राम तक होता है। उसका वेट ज्यादा होता है, इसका वेट कम होता है माइस का। तो इसका डिफरेंस तो ये हो गया। और दूसरा जो है ये टॉक्सिक जो माइस होता है, ये जैसे वैक्सीन पे, जेनेटिक पे, इस पे हम ड्रग जो बनाते हैं उसको यूज करते हैं। और अगर हम टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी देख रहे हैं तो उसके लिए हम रैट को उठाते हैं लैब में। तो यहाँ तक कर अगर हमारा हो गया टेस्टिंग, जैसे इसमें हम माइस को उठा लेते हैं। माइस को उठाने के बाद हम जैसे कैंसर की ड्रग बना रहे हैं तो एंटी कैंसर ड्रग बना रहे हैं, तो उसके लिए हम डिजीज को या पैथोजन को उस माइस के अंदर हम इंड्यूस कर देंगे। इंड्यूस करने के बाद एक्सपेरिमेंट करना, उसके अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट 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 करते रहते हैं, डोज देते रहते हैं, डोज देते रहते हैं। जो डोज उसको इफेक्टिव लगता है उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम आगे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है आईएनडी, इसमें सबमिशन करते हैं। आईएनडी इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन। फिर उसके बाद जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल जाता है सीडीएसओ ऑफिस से। यहाँ तक का सारा डाटा जो है सही रहता है तो अप्रूवल के लिए मिल जाता है हमको नेक्स्ट क्लिनिकल ट्रायल के लिए। फिर उसके बाद ह्यूमन पे ट्रायल करते हैं। आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, और जो रूल इसका है 1945। इसके तहत जो इसके अंडर में आते हैं 4 फेज आते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में 4 फेज आते हैं। 4 फेज में क्वेश्चन ये भी आता है क्लिनिकल ट्रायल कौन सी शेड्यूल में आता है, तो ये वाई शेड्यूल में आता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ऑफिशियली 4 फेज होते हैं, 1 2 3 4। तो हम एक एक करके जान लेते हैं। उसके पहले भी एक एडिशनल फेज, 2 एडिशनल फेज होते हैं, जैसे 0 होता है और उसके अलावा 5 होता है। तो सबसे पहले हम 0 फेज को जान लेते हैं। 0 फेज उसे कहते हैं माइक्रोडोजिंग फेज, उसका दूसरा नाम है माइक्रोडोजिंग फेज। 0 फेज को माइक्रोडोजिंग फेज कहते हैं। इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वॉलंटियर 10 to 15 करते हैं, और हेल्थी वॉलंटियर पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है सेफ्टी, एफिकेसी एंड डोज डिसाइड करना, यानी बॉडी पे बिहेव कैसा कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कैसे है। तो यहाँ तक का सही रहा तो फिर नेक्स्ट स्टेप। तो चलिए हम जान लेते हैं क्लिनिकल ट्रायल किसे कहते हैं। क्लिनिकल ट्रायल मतलब होता क्या है? क्लिनिकल मतलब होता है ह्यूमन, ट्रायल मतलब होता है टेस्टिंग, मतलब ह्यूमन पे टेस्टिंग को क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 के अकॉर्डिंग जो फेजेस होते हैं 4 फेज होते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 होते हैं। हम एक एक करके जानेंगे। क्वेश्चन भी पूछता है कौन से शेड्यूल के अंदर क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, तो शेड्यूल वाई के अंदर हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तो एक एक करके फेजेस हम जान लेते हैं। फेज 1 होता है, फेज 1 को कहते हैं ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी। इसमें जो है पार्टिसिपेट जो करते हैं वो करते हैं हेल्थी वॉलंटियर। इसमें 20 to 100 हेल्थी वॉलंटियर पार्टिसिपेट करते हैं। उन पे जो हम नॉर्मल पैरामीटर देखते हैं, जैसे ईसीजी देखते हैं, बीपी देखते हैं, और उसके बाद उन पे स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मेन पर्पज जो ऑब्जेक्टिव होता है सेफ्टी चेक करना, साइड इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना, मैक्सिमम सेफ डोज को फाइंड आउट करना, और एडीएम भी करना, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इस पे जो मॉनिटरिंग करना। अगर सब कुछ सही रहा तो आगे फिर नेक्स्ट दूसरा फेज आता है फेज 2। फेज 2 थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन नाम से जानते हैं,
और इसमें जो है पेशेंट को लेते हैं, पेशेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें पेशेंट वॉलेंटियर पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें पेशेंट पार्टिसिपेट करते हैं, पेशेंट हेल्थी वॉलेंटियर नहीं होते हैं, इसमें जो होते हैं पेशेंट वाले वॉलेंटियर होते हैं। और इसमें जो क्वांटिटी लेते हैं, इसमें लेते हैं 100 to 300 पीपुल्स। और इसका मेन पर्पज जो होता है, इसका मेन पर्पज होता है ड्रग के इफेक्टिवनेस देखना, काम कर रही कि नहीं ड्रग काम कर रही है। अगर काम कर रही है, अब उसके साथ साथ टॉक्सिसिटी भी देखते हैं, एफिकेसी भी देखते हैं, सेफ्टी भी देखते हैं, उसके साथ साथ इफेक्टिव भी देखते हैं, टॉक्सिसिटी भी देखते हैं। अगर सब कुछ सही रहा, यहाँ तक सिर्फ 33% ड्रग पहुंच पाते हैं। फिर अगर यहाँ तक सब कुछ सही रहा तो थर्ड फेज में हम जाते हैं, जिसको कहते हैं कन्फर्मेशनल फेज। इसमें अलग अलग रीजन में, अलग अलग कंट्री में करते हैं, क्योंकि इसको ग्लोबली हमको लॉन्च करना रहता है ड्रग को, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग रीजन में। तो कुछ फैक्टर इफेक्टिंग उस पर कॉज ना करे, जैसे इस तरीके का, जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग फूड होते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कहीं पर विंटर होता है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा वार्म होता है। तो उस तरीके के इन्वायरमेंट को भी देखते हैं कि हर जगह ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं, हर जगह सब कुछ सही रहा, सब कुछ टेस्टिंग सही रही, सेफ्टी एफिकेसी, तो यहाँ एनडीए सबमिट कर देते हैं। और हमारा पूरा डाटा जो होता है, जैसे लैब टेस्टिंग, प्री क्लिनिकल ट्रायल में जैसे इन विट्रो, इन वीवो, और उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, फेज 2, फेज 3, और फार्मास्यूटिकल कंपनियां जितना लेबलिंग कर रही, मैन्युफैक्चरिंग कर रही, सारे डाटा को यहाँ पर सबमिट करती है। फिर उसके बाद जो रेगुलेटरी बॉडी होती है उसको एनालाइज करती है, एनालाइज करने के बाद वो रिव्यू करती है, रिव्यू करने के बाद जो है वो अप्रूवल दे देती है। अप्रूवल देने के बाद मार्केट में लॉन्च हो जाता है, लॉन्च होने के बाद जो है डॉक्टर ड्रग को लिखना स्टार्ट कर देता है। फिर हमारा फोर्थ फेज जो होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस, जिसको कहते हैं फार्माकोविजिलेंस। इस पे रेगुलेटरी बॉडी मॉनिटरिंग करती रहती है, डिटेक्ट करती रहती है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है लीवर पे, किडनी पे, ब्रेन पे, हार्ट पे। अगर कोई साइड इफेक्ट है तो उसको बैन कर देती है और मार्केट से उसको विड्रॉ कर देती है। आप देखते होंगे कई ऐसी मेडिसिन थी जो बैन कर दी गई, जैसे सीसाफ्राइड आप सुने होंगे, वो जो है जीआरडी में और पेप्टिक अल्सर में काम करती थी। उसके साथ साथ उसका साइड इफेक्ट था, उसका साइड इफेक्ट ये था, इरेगुलर हार्ट बीट कर देती थी, मतलब एरिथमिया वो कॉज करती थी, एरिथमिया कॉज करती थी, इसमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते थे, इसलिए उसको बैन कर दिया गया और मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया। तो आज हमने जाना लैब टेस्टिंग, प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल फेजेस जाने, रेगुलेटरी बॉडी कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, ये सब जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।